मॉर्निंग स्टूडेंट। जीत आई इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज स्क्रीनिंग का एक पेपर हम डिस्कस करेंगे। आपको मैं बताना चाहूँगा, अभी ये कंफर्म नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स को कि स्क्रीनिंग का पेपर होगा या नहीं, बट आप ये मान के चलिए कि इस बार पेपर होना ही होना है। तो बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना और अपनी तैयारी पे पूरा ध्यान रखना है। वैसे तो जीत आई इसकी टेस्ट सीरीज आपके कोर्स में प्रॉपर मिल ही रही है आप लोगों को, लेकिन बीच बीच में कुछ रैंडम पेपर में कराता हूँ। तो इसी तरीके से आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में एक पेपर पे हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो आज छुट्टी रखी गई है। और स्क्रीनिंग वालों, आपको एक दूसरी सूचना मैं ये भी दे देता हूँ कि आज दूसरी जो क्लास है वो भी होगी। आपको ऐप में शेड्यूल डाल दिया गया है। उसमें 2 टॉपिक आपके छूटे हैं, एक बौद्धिक संपदा का अधिकार और एक छूटा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उन पे चर्चा होगी। तो अब शुरुआत करते हैं। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं मेरे साथ, दुर्गा सिंह, रूहानी जी, कमलेश यादव जी। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है और पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट पेपर बनाया गया है। कमलेश जी वेलकम। पूरा कंप्लीट पेपर बनाया गया है यहाँ पर, ठीक। तो आपको यहाँ पर देखना है पहले का आंसर क्या होगा, बहुत अच्छे से आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो यहाँ पर कुछ हड़प्पाकालीन जो स्थल हैं, उनमें से कौन सी मेटल ऐसी है जिसकी इनको जानकारी नहीं थी। तो रूहानी बिस्ट, सभी का आंसर डी आ रहा है और डी बिल्कुल राइट आंसर आप दे रहे हैं। डी बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर बताना भी चाहूंगा, ये जो लोहा है, ये लोहे से सेंधावासी परिचित नहीं थे। लोहे का जो आगमन हुआ था नाम मात्र के लिए तो 1000 बीसी में अतरंजी खेड़ा में मिला, लेकिन 600 बीसी की अगर हम बात करते हैं, 600 बीसी जिसे बुद्धकाल भी कहते हैं, तो यहाँ पर 600 बीसी में सेकेंड अर्बन रिवोल्यूशन जो आई थी, उसके लिए उत्तरदायी जो कारण था वो लोहा था। तो लोहा जो आया है प्रॉपर वो 600 बीसी में आया है, ठीक। तो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी आपने दे दिया है। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं। अगर ऋग्वेद में हम मंडल की बात करते हैं तो मंडल तो 10 हैं ऋग्वेद में, आप जानते हैं। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ऋग्वेद में यदि मंडल की बात करते हैं तो मंडल तो 10 हैं। और आपको पता है 10वें मंडल के पुरुषुक्त में शूद्र शब्द पहली बार आया था। लेकिन यहाँ पर ऋचाओं की बात करते हैं तो 1028 ऋचाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सचिन ने निम्न में से किस देश के विरुद्ध 100वां शतक अंतरराष्ट्रीय मैचों में लगाया था। तो सचिन तेंदुलकर का जो 100वां शतक था वो किस देश के विरुद्ध था, और आपको मैं यहाँ इंडिकेट कर देता हूँ। 3 का आप डी बता रहे हैं, कमलेश यादव जी। कमलेश यादव जी, 3 का डी बांग्लादेश बिल्कुल राइट आंसर है और ये 2012 में लगाया था। आगे की ओर बढ़ते हुए, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख ख्रोष्टी लिपि में है। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि अशोक के जो अभिलेख मिले हैं, अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वो ब्रह्मी, ख्रोष्टी, आर्मीक और ग्रीक लिपि में मिले हैं। तो यहाँ पर 4 दिए हैं, कालसी, गिरनार, मेरठ और शाहबाजगढ़ी। तो इसमें कौन सा ऐसा है जो ख्रोष्टी लिपि में है। ख्रोष्टी। रूहानी जी, कमलेश जी, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस आप लोगों का, बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, अगर यहाँ पर लगबान और सिरे कुना मिले हैं वो तो ग्रीक और आर्मीक लिपि में है। भारत के अंदर और नेपाल में जो मिले हैं वो ब्रह्मी में है, ब्रह्मी। लेकिन पाकिस्तान से 2 मिले हैं, एक समाजगढ़ी मिला है और एक मानसेरा। ये जो दोनों के दोनों हैं ये ख्रोष्टी लिपि में है। पेंसिल का लेड काहे का बना होता है। पेंसिल का जो लेड होता है वो काहे का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप सी कह रहे हैं, सी बिल्कुल, ग्रेफाइट। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता, देखिए जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी वो कहां पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो सकता है। हाँ, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट जो है, साइलेंट वैली यानी शांत घाटी। और आप जानते हैं शांत घाटी कहाँ है, ये केरला में है, केरला। देखिए, जो आपका पेपर बनाया गया है ये स्क्रीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। स्क्रीनिंग में जनरली जिस तरीके का पेपर आएगा वही लेवल इसमें टच किया गया है। पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन तो कंप्लीट बहुत ज़्यादा नहीं है, 35 है, लेकिन इसमें पूरा जनरल स्टडी है। जनरल स्टडी के साथ साथ उत्तराखंड भी है, इसमें रीजनिंग मैथ भी है और इसमें आपका पेडागोजी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोखरी शासकों की राजधानी क्या थी। अब देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने आया है।
जो मोखरी शासक होते थे उनकी राजधानी क्या थी? तो हिस्ट्री ऑप्शनल का सब्जेक्ट जो चला है, हिस्ट्री ऑप्शनल के जो बच्चे जुड़े हैं वे सारे तो नहीं जुड़े, जैसे दुर्गा सिंह जी जुड़े हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि मोखरी जो वंश था उनकी राजधानी क्या थी? तो कमलेश यादव जी का आंसर ए आ रहा है, थानेश्वर। थानेश्वर। क्वेश्चन नंबर 7, और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए नहीं है, थानेश्वर। देखिए आप जानते हैं कि थानेश्वर जो था, थानेश्वर में वर्धन वंश था, जहां का शासक प्रभाकर वर्धन, फिर उसका बेटा हर्षवर्धन, नाम भी सुना होगा। लेकिन हर्षवर्धन की बहन जिसका नाम राज्यश्री था, उसकी का जो विवाह हुआ था मोखरी वंश का एक शासक था ग्रह वर्मा से हुआ था, और ग्रह वर्मा की राजधानी क्या थी? कन्नौज। तो इसका जो आंसर आएगा वो बी इसका आंसर है, बी। अब देखिए बहुत एडवांस में नहीं चलना है, जिस क्वेश्चन पे डिस्कस हो रहा है वहीं तक आप पहुंचेंगे। विक्रमशिला नामक विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? एक विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी बौद्ध धर्म से संबंधित, तो यहाँ पाल शासकों के नाम दिए गए हैं। तो उस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? 8 का आप आंसर ए दे रहे हैं और स्टूडेंट्स ए। ये जो धर्मपाल था, धर्मपाल, इसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। ये पालों का संस्थापक था। तो आप जानते हैं कि एक त्रिकोणीय संघर्ष शुरू हुआ था जिसमें पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों ने भाग लिया था। तो धर्मपाल पालों का पहला शासक है जिसने त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया था, और मुंगेर में वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित भी किया था। आगे बढ़ते हैं। पाइरोमीटर निम्न के मापने में प्रयोग लाया जाता है। क्या इसे एटमॉस्फेयर प्रेशर मापा जाता है, या हाई टेम्परेचर, या अर्थक्वेक की तीव्रता, या इसे आर्द्रता यानी मॉइस्चर? तो 9 का आंसर बी दे रहे हैं, उच्च तापमान। फरीन जहां ए आंसर दे रही है, लेकिन बेटे बैरोमीटर से ये मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से ये मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से ये, और पाइरोमीटर जो होता है हाई टेम्परेचर मापने के काम आता है। तो 9 का यहां पर जो आंसर आ रहा है वो बी है। अकबर ने दीन-ए इलाही, आपने सुना भी होगा, अकबर ने दीन-ए इलाही की स्थापना की थी। कहा जाता है कि अकबर द्वारा चलाया गया एक नया धर्म था। ये नया धर्म चलाने का रीजन क्या था? वैसे तो हम भारतवासी सब एक हैं, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो हमारे बंटवारे होने लगते हैं। तो बादशाह कहता है कि क्यों ना एक ऐसा सार्वभौमिक धर्म हो जिसे सभी धर्मों के लोग अपना लें। लेकिन यहाँ पर इस धर्म में कहीं ना कहीं बादशाह की अपनी महत्वाकांक्षा थी, इसलिए सफल नहीं हो पाया था। हिंदुओं में तो इसे केवल महिषदास यानी बीरबल ने अपनाया था। तो बार बार अकबर ने ये 1582 कह रहे हैं दीन इलाही, और अकबर इस धर्म का अपने आप ही पुरोहित बना था। 1582 बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन अकबर ने एक काम और भी किया था। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि अकबर ने इलाही संवत कब अपनाया? तो इलाही संवत अकबर ने 1583 में लागू किया था। देखिए शानदार क्वेश्चन दिया है, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? नंबर ऑफ बोर्न आपको बताना है, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? क्वेश्चन नंबर 11। शार्क मछली में रूहानी बिस्ट कह रही हैं कि 200 हड्डियां होती हैं। रूहानी बिस्ट अब कह रही हैं कि 200 से 400 तक हड्डियां होती हैं। क्या गजब है, 400 हड्डियां। और कोई बताने का साहस करेगा? रूहानी, बेटे टेंशन नहीं लेती छोटी बहन, टेंशन क्यों लेते हो? गलतियां होती हैं, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, एक आधा क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, और अभी तो मैंने बताया ही नहीं कि सही है गलत है। देखिए माइनस मार्किंग में आपका पेपर होना है, बहुत बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ये 4 विकल्प हैं। यदि आपको लगता है कि ये और ये हो ही नहीं सकता, 300 या 0 में से एक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको रिस्क लेना है, अन्यथा क्वेश्चन छोड़ देना है। पहली चीज, कई बार क्या होता है कि आप जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं आपके ध्यान में आ गया कि यार इसका आंसर तो ये है, आपने पहले ये लगाया फिर इसको काट के ये लगाया, तो ऐसे में भी गलतियां हो जाती हैं। जहां क्वेश्चन पे निशान लग गया वहां लग गया। ठीक है, सागर नगरकोटी जी का आंसर
बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। देखिए शार्क मछली में एक भी हड्डी नहीं होती, इसकी जो बॉडी होती है वो कार्टिलेज की बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है, यानी बॉडी का जो ढांचा है वो कार्टिलेज का बना होता है, इसमें एक भी बोर नहीं होती। अब देखिए ये साइंस का क्वेश्चन, बिल्कुल नया क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं। मेरी हर टेस्ट सीरीज में आप देखते भी होंगे, जो क्वेश्चन सबको आते हैं, जो आपको आते हैं, वो मैं टेस्ट सीरीज में बहुत कम डालता हूं। जीत आईएएस की टेस्ट सीरीज चल रही है और आप देख भी रहे होंगे, जो आपकी स्क्रीनिंग का बैच चल रहा है, बहुत डीपली आपको पढ़ाया गया, अभी भी आपकी लाइव क्लास चल रही है उसमें। लेकिन टेस्ट सीरीज में आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल कभी नहीं मिलेगा जीत आईएएस में कि उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ है, ये सबको पता है। ठीक, ये कभी नहीं मिलेगा आपको कि भाई दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, ये नहीं, सबको पता है। मैं तो ये पूछ लूंगा कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद वो किसने बनवाई थी, तो यहां स्टूडेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, वो औरंगजेब ने बनवाई थी। आगे बढ़ते हुए देखिए आपको इसमें कितने वर्ग हैं, यहां वर्ग पूछा है, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, इसमें कितने स्क्वायर हैं, तो इस क्वेश्चन को कीजिए, फिर मैं इसका एक फार्मूला भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसमें कितने स्क्वायर हैं, कितने वर्ग हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें कितने स्क्वायर हो सकते हैं, आप चाहें तो गिन के देख सकते हैं, चाहें तो गिन के देख सकते हैं, गिन के देखेंगे, लेकिन इसका एक फार्मूला बता देता हूं बच्चों। इसमें इस तरीके से 4 खाने हैं और ऐसे भी 4 तो यहां पर हम लेकर चलते हैं 4 का स्क्वायर 16 होता है ना। अब इस लाइन को लेकर चलेंगे, इस लाइन को, तो अब मैंने लिखा 30 4 का, आप इसको लेकर चलेंगे, 4 का स्क्वायर था, ठीक। अब मैं यहां पर लेकर चलता हूं 3 का स्क्वायर, ये 9 हो गया है। अब अगली लाइन लेकर चलेंगे 2 का स्क्वायर, ये 4 हो गया है। फिर लास्ट में लेकर चलेंगे 1 का स्क्वायर, 1 होता है। तो इनका टोटल देखिए ये होता है 30। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं और इसका आंसर 30 है। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के किस आर्टिकल्स के अंतर्गत लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य को हटाया जा सकता है, तो इसका प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल्स में दिया गया है। 13 का आप सी कह रहे हैं कमलेश यादव जी, रुहानी बिस्ट सी आपका भी आंसर आ रहा है। बहुत ही कम लोग हैं जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज आपकी क्लास का हॉलीडे रखा गया था, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन कुछ ना कुछ तो प्रसाद आपको मिलना चाहिए, तो प्रसाद के रूप में एक पेपर मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। इसके बाद दूसरी जो क्लास चलेगी आपकी, डॉक्टर प्रमोद जी लेंगे स्क्रीनिंग की क्लास, सी इसका आंसर दे रहे हैं और बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सागर नगर कोटी जी। अब मैं बताना चाहूंगा आर्टिकल, अगर हम 312 की बात करते हैं, 312 तो उसमें दिया गया है, उसमें ऑल इंडिया सर्विसेज दी गई है। 315 में यूपीएससी दिया गया है। 316 में जो दिया गया है, यूपीएससी के सदस्य जो अपॉइंट होते हैं, नियुक्तियां, और इसमें उनको क्या करना है, हटाना। तो सी का आंसर दिया गया है, सी का आंसर है। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चंद्रा रीना से छोटी है, चंद्रा रीना से छोटी है, इस क्वेश्चन को कॉपी पेन लेकर सभी बैठे हैं, ठीक। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को खुद से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, इसका क्या आंसर हो सकता है। सभी लोग लग जाइए और क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करेंगे। फोर्टीन का डी, कमलेश यादव जी, कमलेश यादव डी आप कह रहे हैं। कमलेश जी क्वेश्चन को करके देख लेते हैं, क्वेश्चन को करके देखते हैं कमलेश जी क्या आंसर आता है। देखिए, यदि चंद्रा रीना से छोटी है, चंद्रा रीना से छोटी है, यानी रीना बड़ी है किससे, चंद्रा से, यहां आ गया चंद्रा, चंद्रा,
यदि चंद्रा रीना से छोटी है तो पूजा सीता से लंबी है। पूजा लंबी है, अब इनका क्या रिलेशन हमें नहीं पता तो अलग लाइन में लिख लेते हैं। पूजा सीता से लंबी है तो यहां आ गया पूजा और यहां आ गया सीता। सीता फिर वो कह रहा है सीता रीना से लंबी है, यानी सीता रीना से लंबी है। तो सीता कहाँ आएगा? सीता यहां पर आएगा और रीना और पूजा कहाँ आएगा? यहां पर। तो सबसे लंबी ये है और सबसे छोटी पूछी है वो चंद्रा है। 20 अगस्त 1947 के अधिकारों, ये अधिकार है, अधिकारों की घोषणा को जाना जाता है। 1917 में ये घोषणा जो हुई थी इसे किस नाम से जाना जाता है? प्लीज बताने का प्रयास कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन हिस्ट्री का दिया गया है। 15 का ए आप कह रहे हैं रूहानी बिस्ट जी, रूहानी बिस्ट। देखिए अगस्त घोषणा तो यहां पर लिखी नहीं गई है। एक तो अगस्त प्रस्ताव आता है 8 अगस्त 1940 को, एक अगस्त क्रांति आती है 8 अगस्त 1942 को। तो बताइए, अब यहां कमलेश जी बी कह रहे हैं, बी। स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा, क्वेश्चन को समझिए। देखिए 1919 में क्या हुआ था, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुए थे, लेकिन यहां पर 20 अगस्त 1947। तो 1947 में जो इंडियन सेक्रेटरी थे, एक इंडियन सेक्रेटरी थे भारत सचिव, और भारत सचिव का जो नाम था ये था मोंटेग्यू, मोंटेग्यू टेंग्यू। चेम्सफोर्ड उस समय क्या होते थे? वाइसराय होते थे। तो मोंटेग्यू ने क्या किया, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में एक घोषणा की थी और उसे को मोंटेग्यू घोषणा के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो ए है। निम्न में कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है, यानी यूनियन लिस्ट? तो यूनियन लिस्ट तो 3 प्रकार के विषय होते हैं, एक संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट संघ सूची, एक स्टेट लिस्ट राज्य सूची होता है, और एक होता है कॉन्क्रीट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। तो एट प्रेजेंट इसमें 100 विषय हैं, इसमें 61 है, इसमें 52। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो किसी में भी नहीं दिए गए हैं, उनको अवशिष्ट शक्तियां या रेजिडरी पावर कहते हैं, जिस पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। तो 20 का डी। तो देखिए डी आप डी कह रहे हैं। हाँ बच्चों, जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर ये स्टेट लिस्ट का विषय है, बाकी जो आप तीनों देख रहे हैं वो यूनियन लिस्ट का विषय है। निम्नलिखित मगध राजवंशों के कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो यहां पर 4 डायनेस्टी दी गई हैं, नन डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी एंड हर्यक डायनेस्टी। ये चारों की चारों डायनेस्टी जो हैं इन्होंने मगध पर शासन किया है। तो इन्होंने जो यहां पर रूल किया है, इनके रूल का सीक्वेंस आपको बताना है। क्या इसका आंसर हो सकता है? क्या इसका आंसर हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया गया है, स्क्रीनिंग में डाल दिया मैंने, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट का क्वेश्चन देखा जा रहा है। सागर नगरकोटी जी कृपया करके क्वेश्चन का नंबर डालते रहें। परिणीता नेगी, बताइए क्या आंसर इसका हो सकता है? 17 का आप सी कह रहे हैं, आप बी कह रहे हैं कमलेश यादव जी, बी, बी। और कोई? सी दुर्गा सिंह। लेकिन स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूंगा कमलेश यादव जी का आंसर ठीक है। तो देखिए, अगर ये जो 16 महाजनपद आपने देखे थे, इन 16 महाजनपदों में सबसे पहले जो राइज किया वो मगध ने किया था। मगध के उत्थान के कई कारण थे, तो यहाँ पूछा है मगध। तो यहाँ पर सबसे पहले एक डायनेस्टी आती है हर्यक वंश, इसको हम पहले पे लेकर चलते हैं। हर्यक वंश के बाद वहां पर जो डायनेस्टी आती है वो आती है नागवंश, जो उसमें नहीं दी गई है। फिर क्या आता है, वहां पर नंद वंश आता है दूसरे नंबर पे। नंदों का अंत किया मौर्यों ने, तो ये 3 पे आता है। और मौर्यों के अंतिम शासक वृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र सुंग ने की थी और उसने सुंग वंश की स्थापना की थी। तो देखिए 4 1 3 2, 4 1 3 2,
बी इसका आंसर है, बी। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना डेलीगेशन भेजा था, दूत भेजा था? क्या इसका आंसर हो सकता है? अरे रूहानी, इस दुनिया में अगर इतिहास नहीं तो कुछ भी नहीं है। हम भी तो साइंस स्ट्रीम के हैं, हमारे भी याद हो गई, तुम्हारी भी हो जाएगी। 18 का आप सी कह रहे हैं, कमलेश यादव जी, रूहानी बिस्ट। क्या गजब का आंसर आप दे रहे हैं। बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है? अब देखिए, मैंने एक दिन आपको एक बात बताई थी कि हमें भेड़ की चाल नहीं चलना है। अगर अगले वाली भेड़ ट्रेन के नीचे आ जाए तो सारी ट्रेन के नीचे आ जाएंगी, क्योंकि पीछे पीछे चलना है। भाई कमलेश यादव का आंसर सी आया तो सभी का सी आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कृष्ण देव राय इसका आंसर नहीं है। हरियर इनका फाउंडर है। हरियर के बाद उसका भाई बुक्का बैठता है गद्दी पर। कृष्ण देव राय जो तुलु वंश का है, ठीक, लेकिन इसका आंसर बुक्का फर्स्ट है। और ये बुक्का फर्स्ट जो है, इसने मदुरा को जीता था, मदुरा को भी जीता था इसने, ठीक। बुक्का फर्स्ट, इसकी जो उपाधि है वेद मार्ग, वेद मार्ग मार्ग प्रतिष्ठापक, प्रतिष्ठापक इसकी उपाधि भी है। और बुक्का फर्स्ट इसका आंसर है। इसने चीन में अपना एक दूत मंडल भेजा था। ज्योग्राफी का क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी। 38वीं पैरेलल यानी समानांतर सीमा रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? किन दो देशों को विभाजित करती है? 38, और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अरे राकेश जी हो जाएगा यार, जो आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है ना वो 150 नंबर वाली, उसको अच्छे से देख लीजिए। अब यहां पर एक चीज देखनी है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है वो डूरंड रेखा है, यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच भी डूरंड है, वो तो हो ही नहीं सकती। भारत और तिब्बत ये भी नहीं हो सकती। अरे रिपीट हो गई तो क्या हो गया, जब इतने पेपर होंगे रिपीट भी होंगे, तो आप इसका आंसर दे दीजिए। ये इस क्वेश्चन पे ध्यान मत दीजिए। रिपीट तो इससे पहला भी किया मैंने, वो भी आंसर आप लोगों का गलत आया। अगर एक सेक्शन कमजोर है, ठीक है ना, तो दूसरे से उसका बैलेंस किया जा सकता है। तो देखिए आंसर इसका गलत है, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, डी इसका आंसर है। इसका आंसर डी है, डी, ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल विश्व के बड़े मरुस्थलों में से एक है। और 20 का डी आप दे रहे हैं, मंगोलिया। बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं रूहानी जी, बिल्कुल राइट आंसर। बेटे नाराज नहीं होना, कभी भी नाराज नहीं होना, ठीक है। भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय योजना से हुआ था। भाई फर्स्ट 5 ईयर प्लान हेराल्ड डामर ने 1951 में शुरू की थी, जिसका उद्देश्य एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन था। दूसरे का क्या था आपको पता ही होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो कह रहा है कि वास्तव में दूसरी पंचवर्षीय योजना से हुआ था। तो इस योजना का वास्तुकार यानी मॉडल किसने तैयार किया था? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक। डी आंसर आप दे रहे हैं, पीसी महालनोबिस, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जब देश आजाद हुआ तो एक राष्ट्रीय आय गणना कमेटी बनाई गई थी। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, इकोनॉमिक्स वाले। राष्ट्रीय आय गणना कमेटी गठित की गई थी और उस कमेटी के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। तो ये जो पीसी महालनोबिस हैं, इनका जो इनका इनके नाम से जो कमेटी बनी, उस कमेटी का क्या था? राष्ट्रीय आय तैयार करना। फिर इसका स्थान किसने लिया? सीएसओ ने। अब देखिए मैं पढ़ता नहीं, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, शायद कंफर्म नहीं कह सकता, एनएसओ आ गया है मुझे। तो डी आंसर आपका बिल्कुल सही आ रहा है। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में किया जाता है? आर्द्रता, मॉइस्चर। ये क्वेश्चन बहुत इजी है और अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है।
बी, बिल्कुल। देखिए हाइड्रो ये तो लिक्विडिटी यानी तरलता मापता है और हाइग्रोमीटर इसका आंसर है। देखिए एक रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, जिस प्रकार जर्नलिस्ट का संबंध होता है समाचारों से, उसी प्रकार फिलाटेलिस्ट का संबंध किससे होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार डाला गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो मैंने क्वेश्चन आपके पेपर में डाल दिया है। राकेश जी देखिए बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं आप। जो डाक टिकट होते हैं ये फिलाटेलिस्ट का संबंध डाक टिकट से होता है, बिल्कुल राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हुए देखिए रीजनिंग का एक क्वेश्चन, और देखिए परसों मैंने रीजनिंग की क्लास आपका रिवीजन चल रहा है, वहां एक क्वेश्चन कराया मैंने। ये 2 क्वेश्चन, नीचे मैथ का है, ऊपर रीजनिंग का है। क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्या इसका आंसर हो सकता है? ट्वेंटी फोर। चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहां पर दिया है 1980, बच्चों 1980 दिया है और 26 जैन, जैन को क्या है? सैटरडे, सैटरडे है, तो इसी साल 15 अगस्त को पूछा है। तो मुझे क्या करना है? 26 जनवरी से 15 अगस्त तक के दिन काउंट करने हैं। तो बच्चों आप जानते हैं कि जनवरी में कितने दिन होते हैं? जैन, जैन में 31 होते हैं, 26 जा चुके हैं, तो यहाँ 6 है। अब आता है फेब। 1980 का जो फेब है ये लीप ईयर है, तो फेब में कितने होंगे? 29। अब होगा मार्च, मार्च में 31, एंड अप्रैल, अप्रैल में 30, एंड मई, मई में 31, एंड जून, जून में 30, एंड जुलाई 31, एंड अगस्त, अगस्त 15 अगस्त पूछा है। तो इनको हम टोटल करेंगे और इनका टोटल आता है 202। इसको 7 से डिवाइड करता हूं तो कितना बचता है? 6। अब सैटरडे में 6 प्लस करेंगे तो आंसर फ्राइडे आ जाएगा। फ्राइडे इसका आंसर आ रहा है, ये फ्राइडे 24। अरे 24 का तो आपने दे दिया। अच्छा कमलेश जी क्वेश्चन करना पड़ेगा। राकेश जी पेन कॉपी हमारे पास नहीं है, ठीक है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, बेटे कमजोरी को दूर करो। आप बताओ कहाँ हो, मैं एरोप्लेन से भिजवा देता हूँ अपने बेटे के पास। चलो 25 का बी आप कह रहे हैं, 25 भी क्वेश्चन कर दिया है आपने, बी। कमलेश यादव जी संभवतः डी कह रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, किसी कार्य को 120 मजदूर 15 दिनों में करते हैं। 120 मजदूर जो करते हैं वो 15 दिनों में करते हैं, 15 दिनों में करते हैं। उसी काम को यदि 10 दिनों में कराना है तो कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? तो देखिए 120 मजदूर कितने दिन में, हाँ 15 दिन में जब करते हैं, देखिए यहां ऐसे कर देता हूं, इधर 15 दिन में करते हैं तो 120 मजदूरों की आवश्यकता है। एक दिन में करना है तो 120 इंटू 15, यहाँ इंटू होगा, और मुझे कराना है वो 10 दिनों में, तो क्या करूंगा? अपॉन 10, 10 से मैंने इसको काटूंगा तो 12 आ जाएगा, और 12 इंटू 15 इक्वल टू 180। तो इसका जो आंसर आ रहा है 180। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। 1857 में विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसके बाद करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, अभी तक कोई आंसर नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 26 ए, परनीता जी बिल्कुल ठीक आंसर दे। ओ गलत 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 गलत। उस समय लॉर्ड कैनिंग होते थे 1857 में, लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर है। और स्टूडेंट 1858 में
एक इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया और उस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को वाइसराय बनाया गया, कहा जाने लगा। तो उस समय जो गवर्नर जनरल कैनिंग थे, इन्हीं को फर्स्ट वाइसराय डिक्लेयर किया गया था। अच्छा, 27 टेस्ट क्रिकेट में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत व किस देश के बीच खेली जाती है? करंट के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। करंट में आप लोग लैग करते हैं। करंट अफेयर जितना भी होगा, सवाल ये नहीं कि टेस्ट सीरीज 10 आपको दी जा रही हैं, उसके अलावा भी जब तक एग्जाम नहीं होगा चलती रहेंगी, मैं देता रहूंगा आप लोगों को, तो सारा करंट आपको यहीं पर मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? ये करंट का क्वेश्चन आ गया है। करंट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत व किस देश के बीच खेली जाती है? 27 का सी आप कह रहे हैं दुर्गा सिंह जी। कमलेश यादव जी आप भी सी कह रहे हैं और बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हुए, अभ्यास सूर्य किरण भारत व किस देश की सेना के बीच है? अभ्यास सूर्य किरण, देखिए पॉलिटिकल साइंस में एक दिन मैंने क्लास ली थी आईआर की, और आईआर में वहां पर ये नाम भी आया था, यानी भारत और नेपाल। भारत और नेपाल इसका आंसर है। मेरा एक निवेदन है, आप लोगों को 10 15 20 सेकंड मिलती हैं क्वेश्चन में, कोई गूगल का सहारा ना ले, प्लीज गूगल का सहारा ना ले, ठीक है? तो आंसर इसका कमलेश जी पहले बी कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं ए। और कमलेश जी मैंने अभी आपको बताया था कि जिस क्वेश्चन पे निशान लग गया वो लग गया, उसे हटा के दूसरे पे निशान नहीं लगाना, नहीं तो गलतियां हो जाती हैं। और नेपाल ही इसका आंसर है। आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है? 4 देशों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं और आजकल ये चल भी रही है, आपको जानकारी भी होगी। तो 29 दुर्गा सिंह ए कह रहे हैं, 29 राकेश चंद जी 30 पे आ गए हैं, लेकिन अभी 20 ए। क्वेश्चन नंबर 29 बताना है पहले, फिर 30 पे। राकेश चंद सेमवाल जी, दुर्गा सिंह जी 29 का आंसर बताना है। 29 आपको पता है इसकी मेजबानी जो कर रहा है आज की तारीख में, वो पाकिस्तान कर रहा है। और राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? और ये सबको पता है, बहुत लोगों का आंसर आ भी चुका है, आंचल नाम से बेचा जाता है। आप उत्तराखंड के क्वेश्चन है, फिर इसके बाद पैडागोजी के क्वेश्चन आएंगे। उत्तराखंड राज्य में किस फसल की पैदावार नहीं होती? किस फसल की पैदावार नहीं होती है, ये आपको मुझे बताना है। हाँ, राकेश चंद जी बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं। और मैंने अभी अभी आपको बताया, वैसे आज हॉलीडे थी, एक पेपर मैंने रख दिया, और एक गुरुजी हैं, उनसे आप परिचित नहीं है, पिछले बैच में उन्होंने पढ़ाया था, डॉक्टर प्रमोद जी, डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अब उनका 2 जगह और भी सिलेक्शन हुआ है, वो आपकी क्लास लेंगी और उस क्लास का टाइम जो होगा वो आपको ऐप पे भेज दिया गया है, संभवतः 12 बजे रखा है। 32 उत्तराखंड के किस जिले में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन होता है? गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। उधम सिंह नगर बिल्कुल राइट आंसर देते हुए आगे की ओर बढ़िए, आगे की ओर बढ़िए। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह क्या काम करता है? राकेश जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू राकेश जी। क्वेश्चन नंबर 33, ये पैडागोजी का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और कमलेश जी, पैडागोजी 40 मार्क्स की आनी है और यहां ना कहीं गलतियां हो जाती हैं। देखिए मेरा सब्जेक्ट नहीं है, वैसे तो जो मुझे मौका दिया गया पिछली बार कि आपको 2 कमीशन पढ़ाने कोठारी आयोग, तो मैंने पढ़ा दिया। पढ़ा क्या दिया मैंने? तो बीएड किए मैंने रीड किया, और रीड करने के बाद वो समझा मैंने मन मन में, और बिना नोट्स के पढ़ा दिया। और उसमें मेरा एक हाईएस्ट रिकॉर्ड है, इतने व्यू तो यहाँ पर नहीं आते स्टेट के, लेकिन उसमें 2 लाख व्यू का श्रेय मुझे मिल गया है। तो ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है, लेकिन इसका जो आंसर राइट आ रहा है वो राइट आंसर डी ने होकर इसका आंसर बी है, सीखने के लिए आकलन करना। सीखने के लिए आकलन करना है,
निम्न में कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? ऑथेंटिक है 34, और 34 का जो मुझे आंसर दिया गया है वो आंसर दिया गया है ए। बाकी गुरुजी आएंगे, उनसे चर्चा कर सकते हैं विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है अब देखिए, जो मुझे आंसर दिया गया है मैं सर से जरूर बात करूंगा, क्योंकि इतने लोगों की राय अलग नहीं हो सकती इन तीनों क्वेश्चनों में, है ना। ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन है। अच्छा, मैं दो तीन बातें आपसे कर लेता हूं। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मिड डे मील स्कीम जो चलाई गई 95 में, पहली से 5वीं क्लास तक के बच्चों को, उनके खाने में कितनी प्रोटीन होती है, कितनी ग्राम और कितनी कैलोरी का भोजन होता है। 6 to 8 के जो बच्चे होते हैं उनको जो खाना दिया जाता है, जैसे उसमें कितनी कैलोरी का भोजन होता है और कितनी ग्राम प्रोटीन होती है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इस पे आपको ध्यान देना है। ब्रिटिश सरकार ने किस एक्ट के द्वारा पहली बार शिक्षा की ओर ध्यान दिया, है ना। ब्रिटिश काल में जो शिक्षा का विकास हुआ उनको भी आप एक बार देख लीजिए। ठीक, अब मैं 3 आर्टिकल यहां पर दे रहा हूं आपको। एक आर्टिकल 21A। 21A में क्या है? आर्टिकल 51A में जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो क्या है? आर्टिकल 45 वो भी एजुकेशन से संबंधित है, उसमें क्या है? 8%। इसके साथ साथ माइनॉरिटीज के लिए आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 क्या है, ये आपके सिलेबस में है, उसको भी आप देख लीजिए। ठीक, तो बच्चों की क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। तो एक बार फिर आप लोगों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। भोले शिव शंकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएं। ठीक, ओके, थैंक यू।